डब्ल्यूडब्ल्यूई के 10 ऐसे रेसलर्स जो रेसलिंग नहीं कर पाते थे। नंबर 10, ईवा मैरी। जब 2013 में ईवा मैरी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पर अपना डेब्यू किया, तब डब्ल्यूडब्ल्यूई की आदत थी ऐसी फीमेल रेसलर्स को पुश करने की जो रिंग में अच्छा नहीं करती थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई की माने तो मैरी को फैंस ने बहुत पसंद किया था, लेकिन जब भी वो रेसलिंग करती थी वो बिल्कुल खराब होता था। मैरी मेन रोस्टर पर कुछ ज्यादा ही पहले आ गई थी और जैसे ही बेल बजती थी ये बात साफ समझ आ जाती थी। उन्होंने एनएक्सटी में भी थोड़ा समय बिताया, लेकिन इससे उनकी काबिलियत में कोई असर नहीं दिखा। कोविड-19 के दौरान मैरी को एक दूसरे रन के लिए वापस भी लाया गया था, लेकिन वो बिल्कुल नाकामयाब रहा क्योंकि मैरी पहले से थोड़ा भी बेहतर नहीं हुई थी, जिससे उनका ये दूसरा रन सबके वक्त की बर्बादी बनकर रह गया। नंबर 9, द ग्रेट खली। 2006 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद द ग्रेट खली को अंडरटेकर के कट्टर दुश्मन की तरह प्रेजेंट किया गया। खली बहुत विशाल दिखते थे क्योंकि वो 7 फीट लंबे थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे किया था जिससे वो एक बड़े स्टार लगने लगे थे। दिक्कत ये थी कि खली बिल्कुल भी रेसलिंग नहीं कर पाते थे। उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े रेसलर्स के साथ रिंग में डाला गया था, जैसे कि अंडरटेकर, रे मिस्टीरियो और बैटिस्टा, लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार्स भी खली के साथ एक अच्छा मैच नहीं कर पाए। एक परफॉर्मर के तौर पर खली कुछ खास नहीं कर पाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खली को एक पुश दिया और 2007 में वो वर्ल्ड चैंपियन बने। ये एक ऐसा वर्ल्ड टाइटल रेन था जो एक भी फैन देखना नहीं चाहता था और इस रेन से खली की कमियां साफ नजर आने लगी और ये एक इशारा था इस बात का कि विंस मैकमैन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि फैंस को क्या देखना है और क्या नहीं। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आखिर में खली को कार्ड्स में नीचे कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना बाकी का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर कॉमेडिक रोल्स करते हुए बिताया। हालांकि रिंग में उनकी काबिलियत हमेशा से उनकी कमी रही है, लेकिन अपने करियर में वो एक बेबी फेस के तौर पर थोड़े सफल जरूर हुए हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंडियन मार्केट में खली का फेम किसी से नहीं छुपा है। नंबर 8, जायंट गोंजालेस। डब्ल्यूडब्ल्यूई कई बार अंडरटेकर के साथ काम करने के लिए अजीब रेसलर्स को लेकर आई है और 90s में वो जायंट गोंजालेस नाम के ऐसे ही रेसलर को लेकर आए। कद काठी में काफी बड़े होने के बावजूद भी गोंजालेस अंडरटेकर के साथ रिंग में काम करने वाले सबसे खराब रेसलर्स में से एक थे। एक अच्छा मैच करने की अंडरटेकर की इतनी कोशिश के बाद भी 1993 के उनके मैचेस बहुत खराब हुए थे। सैम रॉबर्ट्स से बात करते हुए अंडरटेकर ने खुलकर गोंजालेस के बारे में बात करी और उन्होंने कहा कि गोंजालेस के साथ काम करने में उनके करियर के बहुत साल खराब हो गए। उस पूरी चीज ने मेरे कई साल बर्बाद किए। मैं आज ज्यादा अच्छी हालत में होता अगर मैंने उसके साथ वो प्रोग्राम नहीं किया होता। उसमें जितना शारीरिक दम लगता था उससे 2 गुना ज्यादा मानसिक दबाव भी पड़ता था, क्योंकि आपके सामने ब्रेट और योकोजुना इतने शानदार मैचेस करते थे और जाहिर है आप चाहेंगे कि आपका नाम भी उनके साथ ही लिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं था। नंबर 7, द बूगी मैन। बूगी मैन को बहुत कम ट्रेनिंग के साथ ही रोस्टर पर भेज दिया गया था और उन्हें तुरंत ही एक बड़ा पुश भी दिया गया था। बूगी मैन का किरदार अलग था और ऑडियंस को भी ये पसंद आया था, लेकिन बाकी सभी सुपर नेचुरल किरदारों की तरह ही इस किरदार को भी रिंग में रेसलिंग करनी पड़ी और उसके बाद ही इसका सारा ऑरा खत्म हो गया। बूगी मैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के उस लेवल का रेसलर नहीं था जैसा कि सारे फैंस चाहते थे और बुकर टी और जेबीएल जैसे रेसलर्स के साथ उसके मैचेस बहुत फनी होते थे। आखिरकार बूगी मैन को कार्ड में नीचे कर दिया गया और इसकी एक वजह भी थी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें किसी भी हाई प्रोफाइल फ्यूड में बुक नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिर में उस मैच में कोई दम नहीं होगा। रेसलिंग में एक शानदार और अनोखा गिमिक होना बहुत जरूरी है, लेकिन रिंग में उनकी काबिलियत भी उनके किरदार जैसा ही होना भी उतना ही जरूरी होता है। अंडरटेकर, मिक फॉली और ब्रे वाइट जैसे रेसलर्स इस बात का सबूत हैं। उनके किरदार और गिमिक्स तो शानदार होते ही थे, लेकिन उसके साथ ही रिंग में वो किसी के साथ भी एक शानदार मैच करने के काबिल थे। नंबर 6, नेथन जोन्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा कई बार हुआ है कि वो किसी रेसलर को देखते हैं और ये अनुमान लगा लेते हैं कि वो इस दुनिया का सबसे बढ़िया रेसलर बन सकता है। ऐसा अनुमान बस उनके अपीयरेंस को देखकर ही लगाया जाता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने एरा के दौरान ऐसा बहुत बार होता था जब विंस मैकमैन को अपने टॉप रेसलर्स का अपीयरेंस एक ही तरह का चाहिए होता था। 2003 में कर्ट एंगल, ब्रॉक लेसनर, रॉब वैन डैम और बुकर टी जैसे सारे ही रेसलर्स को कंपनी में सबसे ज्यादा पुश मिलता था और ऐसे ही मानसिकता के साथ नेथन जोन्स का भी डेब्यू कराया गया था। जोन्स बहुत डरावने दिखते थे और बिल्कुल नए होने के बावजूद भी उन्हें अंडरटेकर के साथ प्रोग्राम में डेब्यू करवाया गया। इस प्रोग्राम से रेसलमेनिया 19 में 2 टीम्स बनने वाली थी और उनका मैच होने वाला था। रेसलमेनिया 19 से कुछ समय पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को समझ आ गया कि जोन्स इतने बड़े मैच के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें रेसलमेनिया के प्लान से हटा दिया गया। उसी साल 2003 के अंत में जोन्स ने कंपनी में फिर से अपना डेब्यू किया और इस बार वो एक हील के तौर पर आए। इस हील टर्न से उन्हें रिंग में पहले से ज्यादा समय मिला और हालांकि वो कर्ट एंगल और क्रिस बेनवा जैसे बड़े रेसलर्स के साथ मैचेस कर रहे थे, लेकिन जोन्स ऐसे बड़े मैचेस के लिए बिल्कुल भी नहीं बने थे। नंबर 5, किंग मेबल।
एक नया स्टार बनाने की कोशिश में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 1995 में मेबल को पुश करने का फैसला किया। उन्होंने किंग ऑफ द रिंग टाइटल जीतकर उस साल के समरस्लैम इवेंट में डीजल को चुनौती दी। किंग मेबल रिंग में ठीक ठाक थे और जब उन्होंने समरस्लैम इवेंट में डीजल का मुकाबला किया तब उनकी सारी कमियां सबको दिखने लगी और रिंग में वो इतने खराब और लापरवाह थे कि विंस मैकमैन ने उन्हें लगभग उसी समय कंपनी से निकाल ही दिया था। मेबल ने इस कंपनी में बहुत सारे रन्स किए जिसमें उन्होंने विसेरा और बिग डैडी वी के किरदार भी निभाए, लेकिन हर बार उन्हें उनके रिंग की काबिलियत की वजह से आलोचना ही मिली और वो कभी सफल नहीं हो पाए। नंबर 4, हाइडेनराइक। हाइडेनराइक एक और ऐसे चढ़ाए हुए सुपरस्टार थे जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अंडरटेकर के साथ काम दिया था और इस लिस्ट में शामिल बाकी रेसलर्स की तरह ही हाइडेनराइक का इन रिंग वर्क भी बहुत खराब था। ये किरदार थोड़ा खास था क्योंकि वो हमेशा रिंग में एक स्टेन जैकेट पहन कर आते थे और पॉल हेमन के साथ उनकी जोड़ी से उन्हें सफलता भी मिल सकती थी, लेकिन जैसे ही बेल बजती थी वो बहुत घबरा जाते थे और कभी कभी अच्छा मैच नहीं कर पाते थे। अपने नए किरदार में लीजन ऑफ डूम का हिस्सा बनकर एक बेबी फेस के तौर पर उन्हें थोड़ी बहुत सफलता मिली थी, लेकिन फैंस फिर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी रिंग की काबिलियत बिल्कुल भी बेहतर नहीं हुई थी। नंबर 3, व्लादिमीर कोज़लोव। रेसलमेनिया 24 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में व्लादिमीर कोज़लोव का डेब्यू हुआ था और उनके पहले मैच से ही ये साफ हो गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनमें बहुत पैसा दिख रहा था। फैंस कुछ समझ पाते इससे पहले ही कोज़लोव को मेन इवेंट सीन में एक अच्छा पुश मिला और उसके बाद वो ट्रिपल एच और जेफ हार्डी के साथ एक फ्यूड में नजर आए। इस पुश की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि जब भी कोज़लोव का एंट्री म्यूजिक शुरू होता था तब फैंस ज्यादा उत्साहित नहीं होते थे। उनके ज्यादातर मैचेस बहुत बोरिंग स्क्वैश मैचेस होते थे। बड़े रेसलर्स के साथ फ्यूड में आने का मतलब था कि अब कोज़लोव को रिंग में लंबा समय मिलता था और ये उनके लिए बहुत बुरी बात साबित हुई क्योंकि वो रिंग में अक्सर खोए हुए लगते थे। उनके काम को मिलने वाली निगेटिविटी के बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका पुश जारी रखा और यहाँ तक कि कोज़लोव ने स्मैकडाउन पर अंडरटेकर को भी हराया था। समय के साथ विंस को समझ आ गया कि कोज़लोव वो बड़े स्टार नहीं बन सकते जैसा वो चाहते हैं और आखिरकार हार मानकर उन्होंने कोज़लोव को सेंटिनो मारेला के साथ एक कॉमेडिक टैग टीम में डाल दिया। नंबर 2, अहमद जॉनसन। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अहमद जॉनसन को पुश करने की हर वजह थी क्योंकि अहमद उस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे जब कंपनी को नए स्टार्स की सख्त जरूरत थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई जितना उन्हें पुश करती थी उन्हें उतना ही बड़ा रिएक्शन भी मिलता था। लेकिन जॉनसन का इन रिंग वर्क कुछ खास नहीं था और वो रिंग में बहुत ज्यादा लापरवाह भी थे। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि ये बहुत जरूरी है कि रिंग में रेसलर्स एक दूसरे पर भरोसा करें, लेकिन बहुत सारे दूसरे रेसलर्स को इस बात से परेशानी थी कि जॉनसन रिंग में बहुत ब्रूटल थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड टेड डिबियासी ने अपने पॉडकास्ट पर जॉनसन के साथ होने वाली इन दिक्कतों के बारे में बात करते हुए कहा, लंबा बड़ा आदमी अच्छा दिखता था। विंस उसे पुश करने वाले थे क्योंकि उसकी कद काठी ऐसी थी और उन्होंने किया भी, लेकिन वो एक अच्छे को रेसलर नहीं थे। दूसरे तरीके से कहें तो रिंग के बाहर उन्हें हमेशा कोई चाहिए होता था जो उन्हें बताए कि क्या करना है। जॉनसन ने 1998 में कंपनी छोड़ दी और उनके ऐसा करने की बहुत सारी वजह बताई गई और आखिरकार जॉनसन WCW में गए जहां वो बस किसी अंधेरे में गायब हो गए। नंबर 1, द अल्टीमेट वॉरियर। जब भी रेसलिंग फैंस ऐसा दावा करते हैं कि अल्टीमेट वॉरियर रेसलिंग कर सकते हैं तब हमेशा इस बात पर बहस होती है। बाहर से देखा जाए तो वॉरियर रेसलिंग कर सकते हैं, लेकिन एक परफॉर्मर के तौर पर वो बहुत सीमित थे और बहुत सारे रेसलर्स ने इस बात के लिए उनकी आलोचना करी है। लेकिन इसके बावजूद भी वॉरियर में अपने मैचेस में अच्छी कहानियां सुनाने और बनाने का गुण था। हल्क होगन और माचो मैन रैंडी सैवेज जैसे रेसलर्स के खिलाफ उनके मैचेस बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन इसका क्रेडिट उन दोनों रेसलर्स को जाता है। वॉरियर ने फिर भी इन मैचेस में अपना रोल अच्छे से निभाया। द बम्पर अपीयरेंस के दौरान गंथर ने अल्टीमेट वॉरियर के बारे में बात करते हुए बताया कि वो एक शोमैन है, वो कोई एथलीट नहीं है, एक प्रोफेशनल रेसलर नहीं, बल्कि बस एक शोमैन। और यहाँ खत्म होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के हमारे 10 ऐसे रेसलर्स जो रेसलिंग नहीं कर सकते। वीडियो कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।